तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग वहां पर सबसे पहले बाईजान हाओ को हरा देता है, उसके बाद वो नालैन फेंग को भी हरा देता है और लास्ट में लिन कियान को मारने लगता है। तो उसी वक्त लिन कियान के डैड वहां पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। फिर साथ ही वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके मास्क को हटा देते हैं और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़के को वो लोग अपनी फैमिली का कचरा समझा करते थे वो लड़का यहाँ पर इस टूर्नामेंट का विनर है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिन फेंग अपनी लिन फैमिली वालों से कहता है तुम सभी लोग ग्रेट अंकल के सामने जाकर मिन्नतें करते रहे और तुमने जाकर इस बात को साबित किया कि लिन कियान तुम्हारी फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की है। इसी की वजह से तुम्हारी लिन फैमिली दोबारा राइज करेगी, लेकिन शायद तुम मेरे बारे में भूल गए थे। इसी वजह से तुमने मुझे कचरा समझकर मुझे और मेरे फादर को हमारी पोजीशन से हटा दिया और फैमिली से भी निकाल दिया। अब तुम सभी को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होगा। लिन फेंग के अंकल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो गवर्नर से इस बात की इजाजत मांगते हैं। गवर्नर उसे कहते हैं ठीक है तुम्हें इजाजत है क्योंकि ये तुम्हारी अपनी फैमिली का मसला है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लिन फेंग अपनी तलवार को गवर्नर की तरफ करते हुए कहता है तुम एक गवर्नर होने के नाम पर दाग हो। तुम अपने यांगसू सिटी में टूर्नामेंट तो करवा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि तुम्हारी नालैन फैमिली के खिलाफ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो तुम अपनी नालैन फैमिली की नालैन फेंग को यहाँ पर इस टूर्नामेंट का विनर बना देते। मेरी नजर में तुम्हारी इस फैमिली के टूर्नामेंट की औकात टॉकशीट से ज्यादा नहीं है। लिन फेंग लिन कियान से कहता है लिन कियान तो तुम तो यहाँ पर मेरी जान लेने वाली थी, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार को लिन कियान की तरफ फेंक देता है। उसकी तलवार उड़ती हुई बड़ी प्रेशर के साथ लिन कियान की तरफ जाती है। सभी लोग जल्दी से उस तरफ देखते हैं क्या वहाँ पर क्या होने वाला है। क्या लिन फेंग अपनी तलवार के साथ लिन कियान को मार पाएगा। लिन कियान के फादर क्योंकि उसके पास ही खड़े होते हैं वो अपने हाथ को सामने करते हैं और लिन फेंग की तलवार को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। हालांकि उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन लिन फेंग अपने अंकल का मुकाबला तो नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बाकी के सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग उसी तरफ ही देख रहे होते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ घूमता हुआ सीधा नालैन फेंग के पीछे चला जाता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे रख लेता है। अब पता नहीं लिन फेंग के पास ये वाली तलवार कहाँ से आई है, क्योंकि अंकल तो उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर रहे थे। शायद जब पहले उस तरफ गया होगा और वहाँ से तलवार लेकर इस तरफ आया है। क्योंकि सभी लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए पहले लिन कियान के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया और उसके बाद अपने शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए नालैन फेंग को इसने अपना बंदी बना लिया है। अब इस बात से नालैन फेंग के डैड तो गुस्सा होंगे ही, वो भी जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाते हैं। नालैन योंग से कहते हैं मेरी बेटी को जाने दो और उसके बाद तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें मैं कोई छोटा सा बच्चा दिखाई देता हूँ जो तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये कमीनी बेटी पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। अगर तुमने एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसका गला काट दूंगा। साथ ही वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन में दंसाता है तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं इसको जाने दो। लिन फेंग उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर सकता। देखा होगा मैंने जहाँ पर जिनसे भी फाइट किया मैंने उनको जान से मार डाला, तो मैं एक और को मार सकता हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी लोग पीछे रहो, कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसको मार डालूंगा। और जैसे लिन फेंग पीछे की तरफ फटने लगता है उसके अंकल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिन फेंग गवर्नर से कहता है गवर्नर लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने कहा कि कोई भी हरकत नहीं करेगा। गवर्नर चिल्लाकर उससे कहते हैं लिन बा तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुको। लिन बा भी वहीं पर रुक जाते हैं और सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा जीनियस निकला, लड़का बहुत ज्यादा होशियार है, इसने नालैन को जाकर बंदी बनाया है ताकि कोई भी यहाँ से जा न सके और कोई भी इसके ऊपर अटैक न कर सके, कि नालैन जियोंग के यहाँ पर होते हुए कोई भी यहाँ पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। गवर्नर लिन फेंग से कहते हैं अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो क्या होगा अगर तुम बाहर जाने के बाद मेरी बेटी को मार दो और इसे ना छोड़ो तो। लिन फेंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देखो। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है जब लिन फेंग ने गवर्नर से ये बात की कि वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेगा, गवर्नर वहीं पर चुपचाप खड़े हो गए। गवर्नर उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं बोले और ना ही वहाँ से उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया और साथ ही सभी लोगों को कह दिया कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक लिन फेंग यहाँ से चला नहीं जाता। और थोड़ी देर के बाद लिन फेंग नालैन को वहाँ से लेकर चला जाता है कि सिटी गवर्नर वहाँ पर खड़े खड़े सिर्फ उसके लिए दुआई कर सकते हैं कि उसकी बेटी जिंदा हो। लिन फेंग अपनी बात से ना मुकरे और उसको ना मारे। लिन फेंग के वहाँ से चले जाने के बाद गू फैमिली, लिन वू फैमिली और नालैन फैमिली, ये चारों की चारों बड़ी फैमिलीज के जहन में सिर्फ एक ही नाम था और वो लिन फेंग का था। और ये सभी फैमिलीज वाले लिन फेंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा नफरत के वो उसे देखते ही मार सकते हैं। लेकिन लिन फैमिली वालों के एक्सप्रेशंस कुछ मिले जुले थे, वो लोग पता नहीं वो खुश थे या फिर अंदर से बहुत ज्यादा पछता रहे थे। फिर वो लोग लिन फेंग के बारे में गुस्सा हूँ, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर उनके साथ हो क्या रहा है। उनकी फैमिली का कचरा एक जीनियस बन चुका है। यहाँ पर खुश होना चाहिए था कि उनकी फैमिली के लड़के ने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लड़कों को हरा दिया, टूर्नामेंट का विनर बना है। लेकिन वो लोग यहाँ पर खुश भी नहीं हो सकते क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जो भी हो, हमारे लिन फेंग ने ज़ैंगसू सिटी के अंदर अपना नाम कर दिया। सभी को पता
बताता है कि यहाँ पर लिन फेंग आया था, जो कि लिन फैमिली का कचरा नहीं बल्कि एक जीनियस लड़का है। नेक्स्ट सीन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नालैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि लिन फेंग ने नालैन के साथ क्या किया, शायद उसको मार दिया या फिर छोड़ दिया, ये आगे जाके कहीं पता चलेगा। तो लिन फेंग डेजर्ट के अंदर से होता हुआ अपने यूनहाई सेक्टर की तरफ वापस जा रहा होता है। लिन फेंग अपने घोड़े पर होता है, वहीं पर उसे कुछ और घोड़ों के आने की आवाज आती है। उन घोड़ों के ऊपर कुछ सोल्जर्स बैठे होते हैं, जबकि उनके साथ फीफी भी होती है, फीफी यानी कि ल्यूफी। तो लिन फेंग उनको देखने के बाद वहीं पर रुक जाता है, वो सभी लोग भी उसके पास ही आकर रुकते हैं। लिन फेंग कहता है ये तो रेड ब्लड आर्मी के सोल्जर्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये यूनहाई सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? लिन फेंग कहता है इनमें से जो सबसे ज्यादा वीक है वो इस वक्त अपनी की लेयर के 9th लेवल पर है, इनके पास टोटल 30 लोग होंगे। मुझे लगता है कि मेरा सामना रेड ब्लड आर्मी के साथ हो गया है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर उस लड़की की तरफ देखता है तो वो कहता है ओह शिट, ये तो ल्यूफी है। ल्यूफी के साथ जो सोल्जर होता है वो उसे कहता है फीफी, तो हम लोग फाइनली जहाँ तक पहुँच आए, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग यूनहाई सेक्टर में पहुँच जाएंगे। ल्यूफी की नजर हमारे लिन फेंग पर पड़ती है, वो उसे देखकर कहती है जो तो तुम हो। उसका रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं, इसी वजह से वो पहले तो उसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा होती है। कैप्टन कहते हैं क्या इस लड़के ने तुम्हारे साथ फाइट किया है या फिर इसने तुम्हें तंग किया, मुझे बताओ, मैं अभी इससे निमटता हूँ। फीफी उसे कहती है नहीं, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये बस मेरे सेक्टर का लड़का है, ये भी यूनहाई सेक्टर में ही एक स्टूडेंट है। साथ ही वो उनसे कहती है चलो माउंटेन के अंदर चलते हैं, हमें यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली यूनहाई सेक्टर में पहुँचना है। कैप्टन जाने से पहले हमारे लिन फेंग को घूर कर देखता है, जबकि लिन फेंग भी उसे घूर कर देखता है, और वो सभी लोग अपने घोड़े लेकर यूनहाई सेक्टर की तरफ निकल जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद लिन फेंग कहता है लगता है कि ल्यूफी की पोजीशन रेड आर्मी में काफी ज्यादा हाई होगी। हालांकि इसकी कल्टीवेशन लो है, लेकिन फिर भी इसका रैंक काफी ज्यादा हाई है, और मेरे पास तो इस तरह की कोई भी पावर नहीं है। अब तो मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, मुझे अपनी पावर पर ही रिलाई करना होगा। लिन फेंग यहाँ पर मैं बताता है कि इनके यूनहाई सेक्टर में बहुत ही जल्दी एक एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम को पास करने के बाद आउटर डिसाइपल्स इनर डिसाइपल्स बन सकते हैं। लिन फेंग कहता है मुझे उस एग्जाम को पास करना ही होगा, उसके लिए मुझे काफी सारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी कि मैं एक इनर डिसाइपल बन सकूं। तो हमारा लिन फेंग जी फैसला करने के बाद कि उसे नए स्किल्स चाहिए, वो सीधा स्टार पवेलियन में चला जाता है, जहाँ पर मास्टर बीलाओ बैठे होते हैं। वो मास्टर बीलाओ के पास जाता है और उनसे कहता है मास्टर मैं यहाँ पर कुछ नए स्किल्स लेने के लिए आया हूँ, जी अपने लिए कुछ एजिलिटी स्किल्स और मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की जरूरत है। मास्टर बीलाओ से वहाँ पर देखकर खुश होते हैं और उसे कहते हैं ठीक है आज तुम 2nd फ्लोर पर जा सकते हो। लिन फेंग उसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मेरे टाइम को नोट करना, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मास्टर बीलाओ से कहते हैं नहीं तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन बाकी सभी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो एक जीनियस हो, तुम 2nd फ्लोर पर जितनी देर चाहे उतनी देर रुक सकते हो। लिन फेंग मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर भी मेरी पावर ही काम आ रही है, दुनिया में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी के लिए रूल्स को भी चेंज किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर रूल है आप सिर्फ 1 घंटा ही अंदर गुजार सकते हैं। 1 घंटे के दौरान अगर आपको अपने लिए कोई मार्शल आर्ट्स का स्किल मिलता है तो आप ले आए, वरना वो आप नहीं ले सकते। 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुकेंगे तो आपको सजा मिलेगी। मास्टर बीला उसके जाने के बाद सोच रहे होती हैं, ये लड़का भी सोच रहा होगा कि मैंने इसके लिए यहाँ पर रूल्स को तोड़ दिया, मैं तो रूल्स को तोड़ते हुए इसको सीधा 3rd फ्लोर पर भी भेज सकता हूँ। मैं इसको अभी 3rd फ्लोर पर नहीं भेजूंगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन अभी काफी लो है, और 3rd फ्लोर के ऊपर जो मार्शल आर्ट्स के स्किल है वो लो कल्टीवेशन वालों के लिए नहीं है। इस लड़के ने प्रेसिपाइस ऑफ द अबिस के चैलेंज को पूरा किया और वहाँ पर 8 बार बेल्स को चिम किया है, ऐसा कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इस वजह से ये लड़का एक बहुत ही रेयर टैलेंट है, और हमारे यूनहाई सेक्टर के राइज करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा, इसे यहाँ पर कौन रोक सकता है। तो लिन फेंग 1st फ्लोर को पार करने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2nd फ्लोर की तरफ जा रहा होता है। तो वहाँ पर जो आउटर डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2nd फ्लोर की तरफ जा रहा है। देखने से तो ये एक आउटर डिसाइपल लगता है, लेकिन क्या आउटर डिसाइपल्स को ऊपर जाने की इजाजत है? ये लड़का कितना बड़ा जीनियस होगा जो इसे ऊपर जाने की इजाजत मिली है। तो यहीं पर इनके लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि 1st फ्लोर को येलो फ्लोर कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं वो सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, वो सारी आउटर डिसाइपल्स के लिए हैं, क्योंकि अभी तक अपनी सोल लेयर तक नहीं पहुंचे। 2nd फ्लोर के ऊपर प्रोफाउंड टीयर के लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई है कि सोल लेयर में जाने वाले बच्चों के लिए है। फिर चाहे वो लड़के आउटर डिसाइपल ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी सोल लेयर में है तो वो 2nd फ्लोर पर जाकर प्रोफाउंड लेवल की टेक्निक्स को ले सकते हैं। लिन फेंग 2nd फ्लोर पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं और वहाँ पर बुक सेल्स भी बहुत ज्यादा कम होती हैं। वो सबसे पहले एजिलिटी वाली साइड पर जाता है और कहता है तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एजिलिटी स्किल्स चाहिए, और वो वहाँ से बुक्स ओपन करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहली जो बुक उठाता है उसके ऊपर एक स्किल लिखा होता है जिसका नाम प्योर एनर्जी स्किल होता है, और वो वाली टेक्निक एक प्रोफाउंड टीयर की मिडल लेवल की टेक्निक होती है। इस टेक्निक में उसने करना क्या होता है, अपने आसपास से ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे अपनी एनर्जी बनाना होता है। इससे वो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी बॉडी में जाएगी और उसकी अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगी, तो उसकी एजिलिटी और उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी। अगर इस टेक्निक को हाई लेवल तक मास्टर कर लिया जाए, मार्शल आर्टिस्ट की स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिन फेंग कहता है तो मुझे एजिलिटी के लिए पहला स्किल मिल गया है,
है, मैं यही लेने वाला हूँ। अब अगली बार एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लेने की है मुझे, जहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी चाहिए। तो लिन फेंग वहाँ पर अब नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ढूंढने के लिए निकल पड़ा है कि उसके पास जो पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि रोडिंग थंडर स्किल है, वो उसे बार बार तो यूज नहीं कर सकता, उसे और भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की जरूरत है। यहाँ पर वो कौन सा मार्शल आर्ट्स का स्किल चूज करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 28 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।